प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग राधा कमल की मुखर्जी के मूल्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आपने जाना कि मुखर्जी ने दो भागों में बात की है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्यों को उन्होंने अमूर्त या लोकातीत मूल्य कहा और साधन मूल्यों को उन्होंने अस्तित्वात्मक मूल्य कहा। अर्थात हमारे पास मूल्यों का सोपान है, जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जैविक मूल्य सबसे नीचे की श्रेणी पर आ रहे हैं। आध्यात्मिक मूल्य सबसे सर्वोच्च रूप पर है। जैविक मूल्य सबसे पहली बात है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो सबसे पहला उसका चरण है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका जीवन निर्वाह हो, सुरक्षा मिले। तो जब उसका जीवन बचेगा तभी वो आगे का कोई कार्य कर पाएगा। यदि उसका जीवन ही नहीं बचेगा, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, यदि उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो वो ईश्वर भजन या अन्य जो उच्च स्तर के मूल्य उनको कैसे सीख पाएगा। फिर उन्होंने कहा सामाजिक मूल्य दूसरी श्रेणी पर आते हैं। सामाजिक मूल्य, मूल्यों के आयाम, इनका संबंध संस्तरण, जैसे कहा था ना कल, उच्चता और निम्नता का क्रम, ये संपत्ति, परिस्थिति, प्रेम तथा न्याय संबंधी है। यानी जब वो बचेगा तब वो आगे का कार्य करेगा, उसे अपने पद की पहचान होगी। और फिर आता है आध्यात्मिक मूल्य, सत्य, सुंदरता, सत्यम शिवम सुंदरम, पवित्रता, विषय। आध्यात्मिक मूल्य का स्तर सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी विशेषता आत्मलोकातीत है। आत्मलोकातीत क्यों? क्योंकि शरीर बना रहेगा, स्वस्थ और उपयुक्त होगा, तभी जीवन निर्वाह उसकी अग्रति होगी। इसलिए मूल्यों के सोपान में जैविक मूल्यों का उल्लेख पहला है। फिर जीवन मूल्यों के बाद सामाजिक मूल्य का स्थान है और उसके बाद वास्तविक सार्थकता सत्यम शिवम सुंदरम में है। यानी आध्यात्मिक मूल्यों को सबसे अंत में मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में रखा गया है कि मानव आगे चलकर फिर उसके बाद जब अपने सारी परिस्थिति का निर्वाह करने के बाद वो इस मूल्य तक पहुँचेगा। भूखे पेट ईश्वर का भजन नहीं होता, जो पुराने समय की कहावत है। तो इस तरीके से मूल्यों का संस्तरण उन्होंने साध्य और साधन और जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक के रूप में। अब है एक चरण है मूल्य और गैर मूल्य। हमारे खुद के व्यावहारिक उपयोगिता में हम देखते हैं कि जिन मूल्यों का कोई अर्थ भी नहीं होता है तब भी हम उन्हें अपने व्यवहार में अपना लेते हैं और अपने तरीके से, कुतर्क से उनको अपने आप को स्वीकृति दिलवा देते हैं। मुखर्जी ने नकारात्मक मूल्यों को गैर मूल्य कहा। यानी आपने देखा कि जब हमारी सामाजिक आवश्यकता पूरी करते हैं तो वो मूल्य हैं, और जो मूल्य आवश्यकता पूरा न करने पर भी बने हुए हैं तो वो गैर मूल्य हैं, यानी अनुचित। हम जैसे बोलें सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम, ये सब मूल्यों की अवधारणा है। हम कहते हैं ईमानदारी एक अच्छी नीति है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो जितना ईमानदार है वो उतना ही बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि बिना रिश्वत के व्यक्ति का कार्य नहीं चलता, बिना बेईमानी के कार्य नहीं चलता, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं चलता। तो ये जो गैर मूल्य हैं, मुखर्जी करें, ये गैर मूल्य हमारे व्यवहार में इतनी बुरी तरह गिर गए हैं हम कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतने लोकप्रिय हो गए हैं। हम कहते हैं सत्य सर्वोपरि है, फिर कहते हैं कि प्रेम और राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता। ये लोकप्रिय कथन होते भी क्या है? गैर मूल्य है। क्षमा कर देना, क्षमा, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, क्षमा, प्रेम, स्नेह, घृणा, तो हम कहते हैं कि क्या है? क्षमा सबसे बड़ा मूल्य है। लेकिन हम कहते नहीं, बदला लेना, यदि हमारे साथ किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है तो हम भी उसका नुकसान करेंगे। तो वैयक्तिक स्तर पर गैर मूल्य बेईमानी, हिंसा, घृणा, अवहेलना, बहुत सारे मनोभावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज के प्रति अपराध, कभी हम कहते हैं कि दहेज प्रथा हटनी चाहिए, दुल्हन ही दहेज होती है, लिखा देखा होगा आपने। कहीं लिखता है कि दहेज के बिना शादी रुक जाती है। तो ये गैर मूल्य जो हमारे चारों तरफ विद्यमान रह जाते हैं। तो ये गैर मूल्य उन आचरणों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं जो कानून तथा सामाजिक संहिता की अवमानना या उल्लंघन करते हैं।
तो मुखर्जी कहते हैं कि गैर मूल्य की उत्पत्ति कैसे होती है? शारीरिक या जैविक आवश्यकताओं को नकारने या व्यक्ति को उनसे वंचित करने। यानी जब व्यक्ति अत्यधिक कष्ट सहता है शारीरिक, जो उसकी आवश्यकता पूर्ति के नियम बनाए, जब प्रचलित मूल्य उसकी आवश्यकता पूरा नहीं करते हैं, तो वह दूसरे तरीके से, गलत तरीके से अपनी आवश्यकता पूरा करता है। दूसरे कब वो इनको अपनाता है? जब आवश्यकता पूर्ति नहीं होती तो वो तनाव और संघर्ष से गिर जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। यानी भोजन नहीं मिल रहा, शारीरिक दवाई नहीं मिल रही, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी सामान्य आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही, शिक्षा नहीं मिल रही। आप लोग ध्यान करें कि हम लोग जो सामान्य आवश्यकताओं में पहले लेते थे रोटी, कपड़ा और मकान, अब हमारी धारणा बदल गई। अब हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी। यानी हर व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी है और स्वास्थ्य भी उसका अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा, जब वो भूखे रहकर तनाव और संघर्ष का शिकार हो जाता है, तो फिर वो प्रचलित मानदंडों का उल्लंघन करता है और फिर अपनी आवेग और इच्छाओं की संतुष्टि गलत तरीके से करने लगता है। तीसरा, फिर वहीं पे ऐसा करते करते फिर वो भूल जाता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। मुखर्जी के अनुसार कि समाज में गैर मूल्य अधिक विस्तृत हो गए हैं, तो समाज में क्या आएगा? विघटन आएगा, विघटन की स्थिति आएगी। इसलिए मुखर्जी का मानना है कि यदि सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा, शांति, प्रगति, विकास हम ये सब चाहते हैं, तो गैर मूल्यों को पनपने से रोका जाना चाहिए और जो समाज में गैर मूल्य पनप गए हैं उनका सुधार करना चाहिए। अब अगला चरण होगा आपका मूल्यों का महत्व क्या है।